फाइल पर सिग्नेचर्स करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, उन्हें आते जाते कोई नहीं देख पाता। पंकज, मुझे तो लगता है अरविंद के चेहरे का रंग बदलने लगा था। उसके चेहरे पर अब हल्का डर आ गया था, जिसे देखकर पंकज कंफ्यूजन में था। तभी अरविंद ने घबराते हुए कहा, कहीं हमारा सीईओ कोई भूत तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कंपनी में किसी ने भी आज तक सीईओ को नहीं देखा। कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था, लेकिन वो अपने खुद के जन्मदिन के पार्टी में भी नहीं थे। उनके जन्मदिन का केक तस्वीर में था। सब काफी खुश थे, लेकिन जिसका जन्मदिन था वही नहीं था। अरविंद की बात अभी खत्म हुई थी, तभी कॉरिडोर की लाइट अचानक ही जलने बुझने लगी, जिसे देखकर वो दोनों ही एकदम से घबरा गए और भागते हुए वहां से निकल गए। लेकिन अब उन दोनों के जरिए कंपनी में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने वाला था। आखिर सीईओ कौन था और वो कैसे ऑफिस के अंदर आता जाता था? ईशाना ने न्यूज़ देखने के बाद अपने घर में हड़कंप मचा दिया। उसने अपने घर के हॉल की काफी सारी चीजें तोड़ फोड़ दी। वो सोफे पर गुस्से में बैठी रो रही थी, जिसे देखकर उसकी माँ शालिनी, जो उसे संभाल नहीं पाती थी, उसने फिर से उसके पिता भूपेश और भाई राहुल को घर पर बुला लिया। भूपेश जैसे ही वहां पहुंचा, ईशाना ने रोते हुए कहा, डैड, आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले उस पनौती को प्रमोशन मिला। कल उस चारू ने एक्टर ऋषभ राय के साथ तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। ध्रुव उस चारू से मिलने के लिए उसके पास चला गया। उसने मेरी एंगेजमेंट इग्नोर कर दी और अब वो अभिराम राजपूत फैमिली के इतने करीब। डैड, मैं चारू से नहीं हार सकती। प्लीज कुछ कीजिए और उन दोनों को सबक सिखाइए। ईशाना काफी गुस्से में थी, लेकिन उसका परिवार कंफ्यूजन में था। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिराम का कनेक्शन इतने बड़े परिवार के साथ कैसे हो गया। वो शांति प्रिया के गले कैसे लगा था? तभी काफी सोचने के बाद राहुल ने अपनी माँ को बात बताते हुए कहा, मुझे लगता है कि अभिराम वहाँ पर मिस्टर यशवर्धन राजपूत के बेटे का असिस्टेंट बनकर गया होगा। जाहिर सी बात है, शांति प्रिया राजपूत यहाँ से बाहर जा रही है तो उसका बड़ा भाई उसे सी ऑफ करने गया होगा। और हम सब जानते हैं, कुछ दिन पहले ही अभिराम का प्रमोशन हुआ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन शांति प्रिया किसी भिखारी असिस्टेंट को गले क्यों लगाएगी? शालिनी ने एकदम से ही अपने बेटे की बातों में गलती निकालते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर राहुल फिर से चुप हो गया। तभी भूपेश ने काफी सोचने के बाद कहा, इस दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता करना पड़ेगा और ये बात 2 दिनों में ही पता चल जाएगी। 2 दिनों में? पर कैसे? ईशाना ने अपने पिता भूपेश को देखते हुए पूछा। भूपेश ने अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, 2 दिन बाद उस चारू की मीटिंग है मॉल प्रोजेक्ट को लेकर। अगर चारू को वो मॉल प्रोजेक्ट मिल गया तो मतलब वाकई दाल में कुछ तो काला है, और अगर नहीं मिला तो ये सारी चीज सिर्फ इत्तेफाक। भूपेश की बातें सुनकर बाकी सब भी अब उस मॉल प्रोजेक्ट के मीटिंग के बाद होने वाले फैसले के बारे में सोचने लगे। तब तक के लिए ईशाना भी शांत हो गई, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिर चारू और अभिराम अमीर लोगों के करीब कैसे पहुंचे थे और आखिर वो लोग उनकी इतनी मदद क्यों कर रहे थे। वही विवेक ने अभिराम को उसके घर से थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ दिया, जिसके बाद अभिराम तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ा। उसके मन में काफी सवाल थे। आज घर जाने के बाद उसे सबके किस बर्ताव का सामना करना पड़ेगा। उसने बहुत सावधानी से दरवाजा खोला और फिर धीमे कदमों से चलते हुए अंदर आया। तभी उसने देखा ऐश्वर्या घर में अकेले बैठी थी, जिसे देखकर वो समझ गया कि आलोक और चारू अब तक घर नहीं आए थे। लेकिन ऐश्वर्या बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह सोफे पर बैठी वन टीवी को देख रही थी, जिसे देखकर अभिराम कुछ समझ नहीं पाया। माँ जी, मैं आज खाने में क्या बनाऊं? अभिराम ने घबराते हुए पूछा। लेकिन इससे पहले कि वो अपने कदमों को और आगे बढ़ाता,
ऐश्वर्या ने अपने हाथ में पड़े एक डंडे को अचानक ही ऊपर उठाया और अभिराम को मारने के लिए आगे बढ़ गई। साले निकम्मे नाकारे भिखारी, उस दिन तूने मेरी बेटी से झूठ कहा, उसे अपनी मीठी मीठी बातों में बहला फुसला लिया कि वो धानी सिंघानिया काम के सिलसिले में मिलने आई थी। तो अब बता, तू एयरपोर्ट पर वो राजपूत परिवार की बेटी के साथ क्या कर रहा था? बता जल्दी। ऐश्वर्या अपना डंडा लिए अभिराम को मारने के लिए बढ़ चुकी थी, जिसे देखते ही अभिराम ने बचते हुए कहा, माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे सीईओ, आप तो जानती है ना, वो राजपूत मिस्टर यशवर्धन राजपूत के बेटे हैं। वो तो एयरपोर्ट पर अपनी बहन को छोड़ने के लिए गए थे और उनकी बहन शांति प्रिया राजपूत मेरे लिए भी बहन जैसी है, तो बस शांति प्रिया ने मुझे गले लगा लिया। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सच में, आप मेरा विश्वास कीजिए। अभिराम ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश कर रहा था और उसके डंडों से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक डंडा उसके हाथ पर लग गया, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। ऐश्वर्या गुस्से में उसे एक और डंडा मारने के लिए आगे बढ़ी। तुझे क्या लगता है मैं तेरी झूठी बातों में आऊंगी? मैं चारू नहीं हूँ कि तू झूठ बोल देगा। पक्का तू लड़कियों को भी बिल्कुल चारू की तरह ही फंसाने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुझे और अमीर परिवार मिल सके। तुझ जैसे भीख मंगे को कोई और पैसे वाली लड़की मिल सके, ताकि तू चारू को छोड़कर यहाँ से भाग जाए। अरे जाना है तो जाता क्यों नहीं है? मेरी बेटी को तकलीफ पहुँचाने के लिए यहाँ पर क्यों है? जा, मेरी बेटी को तलाक देकर यहाँ से निकल जा, फिर किसी के भी घर जा। ऐश्वर्या फिर से अभिराम को डंडा मारने वाली थी, तभी चारू वहाँ पहुँच गई। उसने चिल्लाते हुए ऐश्वर्या को रोक दिया। माँ, रुक जाओ। चारू की आवाज सुनते ही ऐश्वर्या पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। अभिराम के हाथ में जहाँ डंडा लगा था वहाँ काफी दर्द हो रहा था, पर जैसे ही उसने चारू को देखा, उसने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश की। उसका हाथ लाल हो चुका था। वही चारू ने अंदर आते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप अभी को क्यों मार रही हैं? कैसे ना मारूं मैं इस निखट्टू को? तेरे पीठ पीछे ये क्या क्या कर रहा है? तुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं सब समझती हूँ। तूने अभी तक न्यूज़ नहीं देखी, पर मैंने देखा है। ऐश्वर्या ने गुस्से में तिल मिलाते हुए कहा। तभी चारू ने अपनी माँ की आंखों में देखकर जवाब दिया, माँ, मैं उस तस्वीर की सच्चाई जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी कौन है और उसका शांति प्रिया से क्या रिश्ता है। चारू की ये बात सुनकर ऐश्वर्या कंफ्यूजन में उसे देखने लगी, लेकिन अभिराम वो अपना दर्द और सारी परेशानी भूलकर चारू को देखने लगा। चारू उसकी सच्चाई जानती थी, इसका मतलब वो कुछ समझ नहीं पाया, पर अब उसे अपनी सच्चाई के सामने आने का डर लग रहा था। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर चारू से पूछा, तुम मेरी सच्चाई जानती हो? मतलब तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? सब कुछ, जो भी तुमने मुझसे अब तक छुपाया है, वो सब कुछ मुझे पता चल चुका है। चारू ने गंभीरता से जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर अभिराम के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। अभिराम घबराया हुआ था और बुद्ध बना बस चारू को देखे जा रहा था। वही चारू की बातें सुनकर ऐश्वर्या कंफ्यूज थी। वही चारू बस अभिराम को देखे जा रही थी। तभी अभिराम ने हिचकिचाते हुए चारू से पूछा, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया? फिर भी तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो चारू? अभिराम चारू के नाराज ना होने पर काफी हैरान था। तभी चारू ने उसे देखते हुए जवाब दिया, अभी मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? मैं जानती हूँ कि तुम वाणी टेलीकॉम सर्विस के नए सीईओ मिस्टर राजपूत के बेटे के असिस्टेंट हो, तो तुम्हारा उसके परिवार से मिलना बहुत कॉमन सी बात है। तुम एयरपोर्ट पर उसके साथ गए और शांति प्रिया राजपूत काफी अच्छी है, मैं खुद उनसे मिल चुकी हूँ। अगर वो तुम्हें अपना भाई मानती है तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन तुम्हें भी ये बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। तुम एक बार मुझे बता तो देते कि तुम धानी सिंघानिया के साथ साथ शांति प्रिया को भी जानते हो, भाई की तरह मानती है। अभिराम जो हैरान था वो अब कंफ्यूज हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो?
अभिराम के सवाल पर चारू ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले ही विवेक का कॉल आया था। यहाँ तक कि शांति प्रिया राजपूत ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया है। उसने बताया है कि वो तुम्हें अपने भाई जैसा मानती है, तो मुझे कोई गलतफहमी क्यों होगी? तुम इस छोटी सी वजह से परेशान हो? चारू की पूरी बात सुनने के बाद अभिराम समझ गया कि चारू को कुछ नहीं पता था। उसने बस शांति प्रिया और सोशल मीडिया की बदलती बातों को देखकर मान लिया था कि शांति प्रिया अभिराम को उसके भाई का असिस्टेंट होने के नाते अपना भाई मानती थी। वही ऐश्वर्या कंफ्यूज थी। तभी चारू ने थोड़ा गुस्से में उससे कहा, माँ, ये दूसरी बार है जब आप अभिराम के ऊपर शक करके उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। लेकिन मैं आज आपको आखिरी बार बोल देती हूँ, आप अभिराम के साथ अब ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। मुझे अभिराम पर भरोसा है। चारू, तू भोली है। उन अमीर परिवार वालों के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और ये तो है ही भिखारी। इसे जहाँ पैसे मिलेंगे वही चला जाएगा। आज तुझसे पैसे मिल रहे हैं तो ये तेरा फायदा उठा रहा है। कल को उन लोगों ने अगर इसे अपने परिवार में जगह देने की बात की तो ये तुझे छोड़कर चला जाएगा। ऐश्वर्या ने फिर चारू को समझाते हुए कहा, लेकिन चारू उसकी वही बातें बार बार सुनकर अब थक चुकी थी। उसने अभिराम का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चली गई, जिसे जाते देख ऐश्वर्या गुस्से में बस घूरती रह गई। इधर अभिराम के हाथ में चोट लगी थी, लेकिन वो चारू की बातें सुनकर काफी कंफ्यूज था। तभी चारू अपने कमरे में रखे फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर आई। फिर अभिराम की शर्ट के स्लीव को ऊपर करके उसके हाथ पर दवा लगाने लगी। अभी तुम्हें माँ के सामने चुप रहने की क्या जरूरत थी? तुम बता सकते थे ना कि वो असली बात क्या है। अगर मैं नहीं आती तो तुम उनसे पीटते रहते। चारू, माँ है वो, बच्चों को मार सकती है और मुझे उनसे मार खाकर बुरा नहीं लगता। अगर मेरी माँ होती और मैं कोई ऐसी हरकत करता तो वो भी मुझे मारती। तुम खामखा उनसे मेरे लिए बहस करती हो। अभिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर चारू उसके हाथ पर लगी चोट पर दवा लगाकर अब उसके पास बैठकर और फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, वैसे कुछ भी कहो, सभी लोग सही कहते हैं। हमारे देश के वो 5 परिवार जो सबसे अमीर है, जिनके बच्चों को 5 प्रिंस कहा जाता है, उनकी बेटियों को प्रिंसेस, वो सब वाकई बहुत अच्छे हैं। ईशाना की सगाई में ध्रुव मल्होत्रा से मिलकर मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन अब दूसरी बार मिलने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया कि वो बस बोलते ज्यादा हैं, थोड़ा मजाक करते हैं। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा भी दिल का बुरा नहीं है। तुम्हें पता है, शांति प्रिया राजपूत से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा से अपने आसपास के लोगों को स्टेटस और पैसों से लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए देखा है। जिसके पास पैसे हैं उसकी रिस्पेक्ट है, जिसके पास कुछ नहीं उसे लोग देखते तक नहीं। लेकिन वो लोग जिस तरह से दूसरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वो सच में बहुत बड़ी बात है। तभी लोग कहते हैं कि मिस्टर यशवर्धन राजपूत ना सिर्फ पैसों के मामले में पर लोगों को सम्मान और अपने प्रिंसिपल्स के मामले में भी एक राजा है। अभिराम चारू के मुंह से अपने परिवार की तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना वो सच्चाई बताने की पहल यही से शुरू करे। तो अब उसने चारू के थोड़ा करीब आकर उससे पूछते हुए कहा, तुम्हें वो परिवार इतना पसंद है तो सोचो, अगर कल को तुम उस परिवार का हिस्सा बन गई तो तुम उनके साथ उनके घर में रहो और सब तुम्हें उनके परिवार की तरह देखे तो? अभिराम की ये बात सुनते ही चारू उससे अजीब तरह से घूरने लगी। फिर उसने अभिराम के कंधे पर मारते हुए कहा, अभी सपने देखना अच्छा है पर इतना भी नहीं। वो पूरा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे और अपने इस छोटे से परिवार के साथ खुश हूँ। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरे पास जितना है उतना ही काफी है। चारू ने इतना कहकर अभिराम को गले लगा लिया। वही अभिराम उसकी बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दूसरी तरफ
ध्रुव मल्होत्रा ने होटल डीलक्स प्लाजा के एक प्राइवेट रूम में मिस्टर यशवर्धन राजपूत और ध्रुव मल्होत्रा दोनों मौजूद थे। तभी विवेक भागा भागा वहां आया। वहां उन लोगों ने अपने पीने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा रखी थी। विवेक जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने उन दोनों से कहा, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, वो थोड़ा ट्रैफिक आ गया था। कोई बात नहीं विवेक, आओ बैठो। यशवर्धन राजपूत ने विवेक को अपने बगल में बैठने के लिए कहा। उस कमरे में उन 3 लोगों के अलावा किसी का भी आना मना था। यहाँ तक कि वेटर भी नहीं आ सकते थे। विवेक जैसे ही यशवर्धन की बात मानकर उनके बगल वाले कुर्सी पर बैठा, ध्रुव ने उससे पूछा, विवेक, तुम साफ साफ बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? सर, कुछ वक्त पहले अभिराम सर अपनी वाइफ चारू के साथ यहाँ डिनर करने के लिए आए थे। जब वो वापस यहाँ से घर जाने के लिए निकले, तब अचानक ही गाड़ियों ने सामने से उन पर हमला किया, जिससे उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। यहाँ तक कि उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल था, जबकि वो यहाँ तक सुरक्षित आए थे। पर अचानक ब्रेक फेल हो जाना कोई आम बात नहीं है। फिर अचानक ही अभिराम सर के जन्मदिन वाली रात उनकी पत्नी चारू को एक अननोन नंबर से कॉल आया कि उन्हें कुछ हो गया था, जिसके बाद वो भागी भागी ऑफिस में आई। वो तो शुक्र है कि सर ऑलरेडी ऑफिस में पहुंच गए थे, पर अगर वो वहां नहीं होते तो उन्हें समझा पाना काफी मुश्किल होता। विवेक ने एक साथ सारी चीजें बता दी, जिसकी बात सुनकर यशवर्धन को अपने बेटे की चिंता होने लगी। वहीं ध्रुव के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई थी। तुमने नंबर के बारे में पता किया? और वो गाड़ियां, उनके बारे में कुछ पता चला? सर, वो गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की थी, और जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर भी किसी गंगाराम के नाम पर रजिस्टर है। लेकिन गंगाराम की मौत आज से बहुत साल पहले हो चुकी है। अभी वो नंबर किसके पास है, किसी को पता नहीं। विवेक ने इतना बताकर उन्हें बाकी की डिटेल्स दे दी, जिसे देखने के बाद यशवर्धन ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, इसमें तुम कुछ कर सकते हो? आई थिंक तुम्हें अपने होटल के बाहर के सीसीटीवी की फुटेज चेक करनी चाहिए, शायद कुछ नजर आ जाए। मुझे अभिराम को लेकर बहुत चिंता हो रही है। अभी अभी तो लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि मेरा बेटा अब मेरे बिजनेस को टेक ओवर करने लगा है। ऐसे में ये सारी चीजें, मुझे उसके लिए सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। इट्स ओके अंकल, आप चिंता मत कीजिए। मैं ये एक्सीडेंट केस और ये फोन नंबर दोनों देख लूंगा। इसके पीछे कौन है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कोई मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाए, वो भी मेरे रहते, ऐसा हो नहीं सकता। डोंट वरी। ध्रुव अपने हाथ में विवेक की दी हुई डिटेल्स लेकर देख रहा था। तभी यशवर्धन ने उससे कहा, ठीक है, तुम अपनी कोशिश करो। मैं परसों होने वाली मीटिंग के लिए पहले ही बॉडीगार्ड को उनका काम समझा देता हूँ। आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डोंट वरी, मेरे पास एक प्लान है जिससे सबको पता चल जाएगा कि अभिराम कौन है और उसकी पावर क्या है। जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसे खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर उसने किससे पंगा लिया है। ध्रुव की आंखें एकदम से ही बड़ी हो गई, जैसे उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वैसे तो ध्रुव सबके सामने शरारती और मस्त मौला रहता है, लेकिन जब भी उसके किसी अपने पर खतरा होता है तो वो सबसे ज्यादा डरावना बन जाता है। इस वजह से यशवर्धन राजपूत को भी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। उन्होंने परसों होने वाली मीटिंग के बारे में थोड़ी बहुत बातें डिस्कस की और वहां से चले गए, जिनके जाने के बाद ध्रुव ने विवेक को भी घर पर जाकर आराम करने के लिए कहा और खुद उन डिटेल्स को देखने लगा। इधर अगली सुबह अभिराम और चारू अपने अपने काम से अपने अपने ऑफिस निकल गए। वो दिन भर काम में बिजी रहे। अगले ही दिन उनकी मॉल प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग थी। उन दोनों में से कोई भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ तक कि वो दोनों रात को घर भी वापस नहीं आए। यहाँ सुबह होते ही चारू अपने घर चली गई ताकि वो अच्छे से तैयार हो सके। उसके पूरे टीम मेंबर्स भी मीटिंग के लिए तैयार होने के लिए चले गए, क्योंकि उनकी मीटिंग मिस्टर राजपूत के साथ थी। लेकिन किस मिस्टर राजपूत के साथ, उन्हें खुद भी नहीं पता था।
क्योंकि मिस्टर राजपूत के सेक्रेटरी रमेश चड्ढा ने अब तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, बस उन्हें मीटिंग की जगह और टाइमिंग बता दी थी। वहीं दूसरी तरफ अभिराम भी सुबह अपना काम खत्म करके जैसे ही फ्री हुआ, विवेक उसके लिए एक एक्सपेंसिव बिजनेस सूट लेकर पहुंच गया, जिसके साथ अभिराम के लिए फॉर्मल शूज थे। अभिराम उन कपड़ों को लेकर कुछ ही देर में अपने कैबिन में तैयार हो गया। एक पल में ही गरीब अभिराम मिस्टर यशवर्धन राजपूत का बेटा अभिराम राजपूत बन गया, जिसकी झलक पाने के लिए सभी बहुत उतावले थे। सभी जानना चाहते थे कि आखिर यशवर्धन राजपूत का बेटा कैसा दिखता है। विवेक, मीटिंग कब शुरू होने वाली है? अभिराम ने अपने घड़ी में वक्त देखते हुए पूछा। तभी विवेक ने उसे बताते हुए कहा, 12 बजे। सेक्रेटरी रमेश चड्ढा ने 12 बजे की मीटिंग शेड्यूल की है। जहां तक मुझे उम्मीद है, मिसेस राजपूत मीटिंग के लिए निकल चुकी होंगी। विवेक की बात सुनकर अभिराम ने अपना सिर हिलाया। वो दोनों वहां से निकलने वाले थे। तभी अचानक हड़बड़ी में मार्केटिंग मैनेजर पंकज और अरविंद, जो रात को कैबिन में छुपकर सीईओ का पता करने आए थे, उनका कॉलर पकड़ते हुए अंदर आ गए। उसने दरवाजा तक नहीं खटखटाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों किसी बहस के दौरान झगड़ते हुए अंदर आ गए थे। सीईओ सर, ये देखिए क्या बकवास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप भूत हैं। मार्केटिंग मैनेजर संदीप गुस्से में भड़कते हुए जैसे ही पंकज और अरविंद की शिकायत करते हुए अपने सामने देखा, वहां अभिराम को वैसे महंगे कपड़ों में और बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी के साथ देखकर दंग रह गया। यहाँ तक कि पंकज और अरविंद जो बहस कर रहे थे, उनके भी मुंह खुले के खुले रह गए। उन तीनों के पीछे पीछे संध्या भी भागते हुए अंदर आई। सॉरी सर, ये लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। ये इस पनौती ने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इसके पास इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए? और सीईओ सर कहाँ है? हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर यशवर्धन राजपूत के बेटे, वो कहाँ है? और ये पनौती? संदीप अभिराम को ऐसे देखकर एकदम हकलाने लगा। वही अभिराम, विवेक और संध्या तीनों अपनी जगह पर जम गए थे। अब तक उनकी कंपनी में पुराने सीईओ और डायरेक्टर के अलावा किसी और को कोई जानकारी नहीं थी कि कौन सीईओ था। लेकिन अब मार्केटिंग मैनेजर संदीप, जो पूरे कंपनी में अपनी बकवास और गॉसिपिंग के लिए जाना जाता था, उसने अभिराम को देख लिया था। मार्केटिंग मैनेजर संदीप के साथ साथ पंकज और अरविंद दोनों ही हैरान होकर अपने सामने खड़े अभिराम को देख रहे थे। पर कुछ देर तक उसे देखने और अपने आसपास की सभी चीजों को समझने के बाद संदीप ने हकलाते हुए कहा, तुम अभिराम राजपूत? तुम इस कैबिन में? तुम्हें कंपनी से निकालने के बावजूद तुम्हारा प्रमोशन, मतलब तुम मिस्टर यशवर्धन राजपूत के बेटे और इस कंपनी के नए सीईओ, मतलब तुम अनाथ नहीं हो? संदीप की बातों को सुनकर पंकज और अरविंद, जिनके मन में यही बातें चल रही थी, वो हैरानी से अभिराम की तरफ देखकर उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगे। विवेक और संध्या भी काफी परेशान थे। अभिराम इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा? पर उन सबकी कल्पना से परे अभिराम ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा नाम अभिराम राजपूत है और मैं यशवर्धन राजपूत का बेटा हूँ। मैं अनाथ नहीं हूँ। अगर तुम अनाथ नहीं हो और तुम यशवर्धन राजपूत के बेटे हो, तो तुम घर जमाई बनकर चतुर्वेदी परिवार में क्यों रहते हो? न्यूज में तो ये बात चल रही थी कि तुम पढ़ने के लिए कहीं अब्रॉड गए हो, तो फिर तुम यहाँ पर? तुम्हारे सर्टिफिकेट्स पर तो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिखा है और पेरेंट्स की जगह पर कुछ भी नहीं है। संदीप ने कंफ्यूजन में पूछा। तभी अभिराम ने उसे बताते हुए कहा, संदीप सर, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और मुझे यहाँ के बारे में जो भी चीज समझ में आई, यहाँ पर आने के बाद मैंने जो कुछ भी सीखा वो आपसे सीखा है। आपने मेरे जो सर्टिफिकेट्स देखे वो सही हैं, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा। पर हमारे परिवार में एक परंपरा है कि हमारे परिवार के वारिस को 15 साल का होने के बाद अपने परिवार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक गरीब इंसान की जिंदगी जीनी होती है।
उसे खुद पैसे कमाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। इसी के मुताबिक मैं भी 15 साल की उम्र में अपने परिवार से अलग हो गया। मैं अब तक जहाँ पर भी हूँ और जैसा भी हूँ खुद अकेले पहुँचा हूँ। पर अब मेरे 28वें जन्मदिन पर परिवार के मुताबिक वो परीक्षा खत्म हो गई है, तो अब मैं फिर से वापस अपने परिवार में लौट गया हूँ। ये बात मेरी पत्नी और उसके परिवार को नहीं पता, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब तक मैं खुद सामने से अपना चेहरा और अपनी सच्चाई पूरी दुनिया को ना बताऊं, आप तीनों इस बारे में किसी को कुछ ना बताएं। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेरे बारे में सब कुछ पता है, जिनके बाद आप तीनों वो पहले हैं जिन्हें इस कंपनी में मेरे बारे में सब पता चल गया है। अभिराम की पूरी बात सुनते ही पंकज और अरविंद एक दूसरे को देखने लगे। वो दोनों ही ऑफिस में सबसे मस्त मौला और हमेशा दूसरों का मजाक बनाने में आगे रहते थे। वो दोनों एकदम से ही अभिराम के पैरों में गिर गए। अभिराम, अभिराम, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अगर तुम्हें हमारे किसी भी मजाक का बुरा लग गया हो तो माफ कर दो, पर हमें इस कंपनी से मत निकालो। पंकज, अरविंद, मुझे तुम दोनों की किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगा। प्लीज तुम दोनों उठ जाओ। तुम दोनों ने जो भी किया वो तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है। हम सभी एक जैसे समाज में रहते हैं जहाँ पर किसी को भी उसके पैसों से आंका जाता है। ये गलती इस कंपनी के किसी एम्प्लॉय की नहीं है, पर वो जिस माहौल में रहते हैं और जो उनके आसपास होता है, ये उसी की गलती है। तो तुम प्लीज खुद को कसूरवार मत समझो। मैं किसी को नौकरी से निकालने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ एक टीम के साथ मिलकर इस कंपनी को राजपूत इंडस्ट्रीज में मौजूद बाकी कंपनीज की तरह सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ, ताकि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कंपनी वाकई राजपूत इंटरप्राइजेस की है, उन्हें जवाब मिल सके। हाँ, ये है, और इसे राजपूत इंडस्ट्री के साथ अपना नाम जोड़ने का अधिकार है। इसे उसके लायक बनाने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। थैंक यू अभिराम, मुझे नहीं पता था कि तुम हम लोगों के बारे में इतना कुछ सोचते हो। थैंक यू। अब हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, अपनी जान लगा देंगे इस कंपनी को आगे बढ़ाने में। अरविंद और पंकज ने अभिराम से माफी मांगी, फिर वो वहां से चले गए। लेकिन संदीप अपनी ही जगह पर खड़ा रहा, जिसे देखकर अभिराम उसके पास जाकर कहने लगा, सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन दुनिया सच कहती है। संदीप ने अचानक ही भावुक होकर कहा, जिसकी बात सुनकर अभिराम अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। पर संदीप, उसकी आंखों में अब अभिराम के लिए सम्मान नजर आने लगा था। दुनिया बिल्कुल सच कहती है कि राजपूत इंडस्ट्रीज का मालिक कोई बड़े दिल वाला बन सकता है। पैसे तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन राजपूत इंडस्ट्रीज लोगों का दिल और उनका प्यार कमाती है। तुम्हारे पिता आज जहां पर हैं, वहां पर पहुंचने के बाद कोई भी हम जैसे गरीब वर्कर्स पर ध्यान नहीं दे। हम सब उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता साल में एक बार कंपनी में जाकर वहां का इंस्पेक्शन करते हैं, वहां के एम्प्लॉयज से मिलते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी हर कंपनी, हर फैक्ट्री के हर मजदूर का, हर एम्प्लॉय का नाम पता है। उन्हें पता है कि उनके एम्प्लॉयज को किस चीज की जरूरत है। आज यशवर्धन राजपूत का सिद्धांत और उनकी छवि मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है। मैं पहले समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हमारी कंपनी के वो 3 फोन्स जैसे ही मार्केट में आएंगे, वो सक्सेसफुल होंगे। लोगों के हाथों में सिर्फ वही फोन नजर आएंगे। थैंक यू सर। अभिराम इतना कहकर संदीप के गले लग गया, जिसे देखकर संदीप काफी खुश था। फिर वो भी वहां से अपने काम करने के लिए लौट गया। जिसके जाते ही विवेक ने परेशान होते हुए कहा, अभी तो मीटिंग शुरू भी नहीं हुई, हम तुम्हारी वाइफ से मिले भी नहीं और तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने आने लगी है। अभिराम, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर यू श्योर कि तुम चारू के सामने जाए बिना ही इस मीटिंग को कर सकते हो? तुम जानते हो तुम्हारी वाइफ बहुत स्मार्ट है, उसके सामने झूठ कहना
बहुत मुश्किल होगा। डोंट वरी, मैंने सब कुछ सोच लिया है, मुझे क्या और कैसे करना है। अभिराम की बात सुनकर विवेक ने अब जो भी होने वाला था उसे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। फिर अभिराम के साथ वहां से मीटिंग की लोकेशन के लिए निकल गया। इधर चारू अपनी टीम के 5 मेंबर्स के साथ मीटिंग की लोकेशन पर पहुंच गई थी। चारू और उसकी टीम को मीटिंग के लिए राजपूत इंडस्ट्रीज के ही आर टावर नाम की बिल्डिंग में बुलाया था। वो बिल्डिंग काफी बड़ी थी और काफी दूर तक फैली हुई थी। उसमें स्पा, जिम, भारत रेस्टोरेंट, मॉल और भी बहुत सारी चीजें थी। वो अपने आप में ही पूरी कंप्लीट बिल्डिंग थी, इसीलिए उसे टावर कहा जाता था। चारू अपने टीममेट्स के साथ जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर आई, वो सब उस बिल्डिंग को देखकर एकदम से हैरान रह गए। बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन एरिया था, जहाँ पर गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता था। गार्डन के चारों तरफ काफी दूरी में फेंसिंग की हुई थी, जहाँ पर काफी डिजाइनर लाइट्स लगे हुए थे। बिल्डिंग भी बाहर से देखने में कांच की लग रही थी, जिस पर धूप की रोशनी पड़ने से वो किसी सोने की तरह चमक रही थी। वहाँ आज एंट्रेंस पर रेड कार्पेट बिछा हुआ था। उसके दरवाजे को भी काफी अच्छे से डेकोरेट किया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटी आने वाला था। ये सब देखकर चारू और उसके टीममेट्स सोच में पड़ गए। चारू मैडम, ये इतनी डेकोरेशन क्यों है? यहाँ पर तो मीटिंग होने वाली है ना? कहीं यहाँ के रेस्टोरेंट में किसी तरह की पार्टी तो नहीं है? रिलैक्स, हम यहाँ पर मीटिंग के लिए आए हैं। हमें 9th फ्लोर पर जाना है, बस हमें इसके अलावा कुछ नहीं जानना। चलो आगे बढ़ते हैं। चारू अपनी टीममेट्स के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेन एंट्रेंस से अभी किसी का जाना मुमकिन नहीं था। रेड कारपेट पर किसी को भी चलने की इजाजत नहीं थी। ये देखकर उन्होंने कारपेट के बगल में बने फेंसिंग की तरफ जाने का फैसला किया। वो सभी संभालते हुए रेड कारपेट के थोड़ा आगे निकले थे। तभी अचानक वहाँ ढेर सारी मीडिया आ गई। सभी के हाथों में कैमरा और माइक था। सब बेबसी से किसी का इंतजार कर रहे थे। ये सब देखकर चारू और टीममेट्स जो अभी अंदर जाने का सोच रहे थे, वो वहीं रुक गए। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? इतने सारे मीडिया वाले, ऐसा तो नहीं कि ये लोग इस आर टावर को कवर करने के लिए आए हो? जरूर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, चारू ने सोचते हुए कहा। वही उसके सारे टीममेट्स जानने के लिए बेताब हो गए थे कि आखिर बात क्या थी। सभी मीडिया वाले यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए थे? तभी वहाँ आर टावर की एंट्रेंस पर एक रोल्स रॉयस रुकी। इसके ठीक पीछे एक लंबरगिनी थी। वो दोनों गाड़ियां काले रंग की थी, जिसे देखकर न्यूज रिपोर्टर्स और कैमरामैन उसकी तरफ दौड़ पड़े। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उन दोनों गाड़ियों के पीछे पीछे वहां काले रंग की बगाटी पहुंची, जिसके अंदर इस वक्त अभिराम और विवेक बैठे हुए थे। अभिराम ने जब आगे उन 2 महंगी गाड़ियों और रिपोर्टर्स को देखा, तब उसे दाल में कुछ काला लगने लगा। विवेक, ये सामने 2 गाड़ियां किसकी हैं? और ये मीडिया वाले, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभिराम काफी परेशान था। वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर इतने मीडिया वालों के बीच उसका निकलना नामुमकिन लग रहा था। पर तभी उसकी नजर विवेक पर गई, जो ड्राइवर के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव था, जिन्हें देखते ही अभिराम ने हैरान होते हुए कहा, डोंट टेल मी कि ये सब मेरे डैड का प्लान है और आगे की गाड़ी में कोई ऐसा है जिसे नहीं होना चाहिए था। अभिराम ने अभी इतना ही कहा था, तभी पीछे से उसे गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। जब उसने झांक कर देखा, तब उसे समझ में आया कि उसके पीछे 2 और गाड़ियां थीं, जिसमें एक मर्सिडीज और दूसरी BMW थी। जब अभिराम ने ध्यान से अपने आगे 2 गाड़ियों और पीछे की 2 गाड़ियों को देखा, तब उसे समझ में आया कि वो एक प्लान के मुताबिक यहाँ पर पहुंचा था। उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके पिताजी थे। तो अब उसने अपना फोन निकाला और पूरे फैमिली का जो एक ग्रुप था, उस पर अपने पिता के लिए एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। डैड, आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूं?
या रातों रात सेलिब्रिटी बन जाऊं? चाहती क्या हैं आप मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग कैसे कर सकते हैं? अभिराम के मैसेज के बावजूद सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने विवेक को घूरते हुए कहा, तुम मुझे पहले से नहीं बता सकते थे कि मेरे डैड का ये सब प्लान है? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। अभिराम की बातें सुनकर विवेक ने अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग शुरू करके अभिराम के सामने रख दी, जिसमें उसके पिता हंसते हुए कुछ कह रहे थे। क्या हुआ माय डियर सन? तुम ही तो मेरे पास आए थे कि मैं तुम्हारी वाइफ के उस प्रोजेक्ट को लेने के कारण उस प्रोजेक्ट को पास कर दूं। मैं ठहरा पक्का बिजनेसमैन, तो लेन देन तो बनता है। इस डील को तुम ही हैंडल करोगे। ये जो सिचुएशन तुम्हारे सामने आई है उसे भी तुम ही हैंडल करोगे। और हाँ, अपनी माँ को इस बारे में मत बताना, क्योंकि अगर हमारे बीच झगड़ा हुआ तो मैं दुखी होकर अपनी बहू से मिलने जाऊंगा। फिर तुम्हें अपनी बीवी से मार खाकर मेरी पत्नी के सामने जाना पड़ेगा। बाय, ऑल द बेस्ट। आई होप कि तुम ये सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाओगे। अभिराम अपने खुद के पिता की ऐसी बातें सुनकर एकदम हैरान था। उसके पिता हर बार उसे मजबूर करते थे कि वो सच्चाई चारू के सामने लेकर आए, लेकिन चारू वो अभी इतने बड़े सच को जानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी अचानक जिस ग्रुप में अभिराम ने मैसेज ड्रॉप किया था, उस ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई। तभी उसे पता चला कि आगे की 2 गाड़ियों में आयुष्मान सिंघानिया और ध्रुव मल्होत्रा थे। वो वहीं पीछे की 2 गाड़ियों में पार्थ राय और किंगसुक बिरला थे। 5 दोस्त एक साथ आर टावर के एंट्रेंस पर थे और चारों तरफ से मीडिया ने उन्हें घेर लिया था। अभिराम अपने पिता से बात करना चाहता था, लेकिन उनके मैसेज के बदले उसके खुद के दोस्तों के मैसेजेस आने लगे। ध्रुव मल्होत्रा ने सामने से हंसने वाले इमोजी के साथ मैसेज भेजा। कम ऑन यार अभिराम, तुम्हारे डैड ने हम सबकी ग्रैंड एंट्री का इतना अच्छा प्रिपरेशन किया है और तुम उसे स्पॉइल करना चाहते हो। ध्रुव की बात खत्म होते ही आयुष्मान ने मैसेज भेजा। कल रात मेरे डैड और तुम्हारे डैड दोनों ने मिलकर सारा इम्पोर्टेंट मीडिया चैनल और न्यूज़पेपर एजेंसी से बात करके ये सब प्रिपेयर किया है। हम सबके डैड दिखाना चाहते हैं कि हमारा परिवार कल भी एक साथ था और आगे भी हमेशा एक साथ रहेगा। हमारी फैमिलीज जनरेशंस टू जनरेशंस ऐसी ही दोस्ती के साथ आगे बढ़ेंगी। आयुष्मान के मैसेज को पढ़कर अभिराम उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी सामने से पार्थ का मैसेज आया। राम, तुम्हें पता है, इन सब चीजों के लिए मुझे मेरे डैड ऑपरेशन थिएटर से खींचकर बाहर लेकर आए। मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा है। यू नो व्हाट, अगर मेरे पेशेंट्स को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई हेट यू। पार्थ के धमकी भरे मैसेज को देखकर अभिराम अभी उसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी सामने से किंगसुक बिरला ने फनी इमोजी के साथ मैसेज भेजा। वैसे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कितने दुख की बात है कि अभिराम का चेहरा कोई नहीं देख पाएगा। सो सैड। सभी के मैसेजेस को पढ़कर अभिराम समझ गया था कि सब क्या चाहते थे। तब उसने मैसेज टाइप करके उन सब से पूछा, क्या तुम सब ने अपनी वॉचेस पहनी हैं जो शांति प्रिया ने हम सबके लिए खरीदी थी? अभिराम के इस मैसेज को पढ़ते ही सबसे पहले ध्रुव का मैसेज आया। ऑफ कोर्स, हम सबके पास मैचिंग वॉचेस हैं। ध्रुव के फनी इमेज को देखकर किंगसुक बिरला ने अपना मैसेज भेजा। ध्रुव, कभी तो बड़े हो जाओ, ये फनी फेस क्यों भेज रहे हो? किंगसुक बिरला के मैसेज के बाद पार्थ का मैसेज आया। ऑफ कोर्स, जब से मुझे शांति प्रिया ने वो वॉच दी है मैं हमेशा उसे पहनता हूँ, ताकि रिपोर्टर्स जब भी मेरी फोटो क्लिक करें उन्हें समझ में आए कि हम सब एक साथ हैं। उससे भी बड़ी बात, तुम्हें वाणी टेलीकॉम सर्विस में आते जाते कोई रिपोर्टर देख ले और तुम्हारी घड़ी के जरिए तुम्हारी सच्चाई खुल जाए, ताकि हम आगे इस ड्रामे से बच पाएं। पार्थ काफी इरिटेटेड लग रहा था। उसे ये सब चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना था। उसे इन सब रिपोर्टर्स और दिखावे की जिंदगी से नफरत थी। पर तभी अभिराम ने मैसेज में पूछा, तुम्हें लगता है तुम एक वॉच के जरिए मेरी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हो? कम ऑन, हमारी कंट्री में ऐसी दूसरी और भी वॉचेस होंगी। अभिराम का मैसेज अभी पहुंचा था, तभी सामने से आयुष्मान ने जवाब दिया, नहीं,
हम लोगों के लिए ये वॉच खरीदने के बाद तुम्हारे डैड ने इस वॉच को यहाँ आने से मना कर दिया, और अगर आएंगी भी तो वो तुम्हारे डैड के कलेक्शन में चली जाएंगी। सबसे बात करके अब अभिराम को समझ में आ गया था। वो सब एक साथ ही आर टावर में एंट्री करने वाले थे। तो अब जैसा कि अभिराम ने सोचा था, उसने अपने लिए तैयार किया हुआ एक मास्क निकाला और उसे अपने चेहरे पर पहन लिया। साथ ही उसने सनग्लासेस भी लगा लिए ताकि कोई भी उसका चेहरा ना देख पाए। उसके तैयार होते ही विवेक गाड़ी से सबसे पहले उतरा। उसने आगे बढ़कर अभिराम के लिए दरवाजा खोला। वही बाकी की चारों गाड़ियों से भी अभिराम के दोस्तों के सेक्रेटरी बाहर आए। उन लोगों ने उनके बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, जिसे देखते ही पांचों दोस्तों ने एक साथ अपनी गाड़ी से बाहर कदम रखा। जिनके बाहर निकलते ही सामने मीडिया वालों के कैमरे की फ्लैशलाइट्स चमकने लगी। वो सब तेजी से फोटोज क्लिक करने लगे। रिपोर्टर्स अपना माइक लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो चारों एक साथ बाहर आए और एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन रिपोर्टर्स ने जैसे ही अभिराम के चेहरे पर मास्क देखा, उनके चेहरे पर एक कंफ्यूजन आ गया। वो इतने करीब आकर भी यशवर्धन राजपूत के बेटे की शक्ल नहीं देख पाए थे। जिस बात की तकलीफ उनके चेहरे पर झलक रही थी, पर फिर भी उनके मन में कई सवाल थे, जिसके लिए वो अभिराम के करीब पहुंचने की जद्दोजहद में लग गए। भले ही अभिराम का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी, उसके चलने और खड़े होने का तरीका ही बता रहा था कि वो कोई पावरफुल इंसान था, जिससे कोई इतनी आसानी से पंगा नहीं ले सकता था। अभिराम अपने दोस्तों के साथ खड़ा मीडिया वालों के तस्वीरें खींचने का इंतजार करने लगा, ताकि उसके पिता की प्लानिंग पूरी हो सके। वही चारू और उसकी टीम जो दरवाजे के पास खड़ी थी, वो इन सभी चीजों को देखकर हैरान थी। वो सब हैरान थे कि आखिर वहाँ मीडिया क्या कर रही थी और किसकी तस्वीरें ले रही थी। यहाँ अभिराम और उसके दोस्तों ने जब देखा कि मीडिया ने अपने मतलब की तस्वीरें ले ली थी, तब वो सभी किसी शहर की तरफ एक साथ आगे बढ़े। उनमें सबसे आगे अभिराम था, जिसके पीछे उसके चारों दोस्त थे। इधर जैसे ही चारू के दूसरे टीममेट्स की नजर अभिराम और उसके दोस्तों पर गई, उनमें से एक लड़की ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह माय गॉड, लगता है ये मिस्टर राजपूत है, वही जिन्हें वाणी टेलीकॉम सर्विस का सीईओ बनाया गया है। उनके पीछे तो उनके 4 दोस्त हैं, हमारे 5 प्रिंस एक साथ। वो लड़की कूदते हुए अपने हाथों से इशारा करके चारू और बाकी सबको वहाँ रिपोर्टर्स की तरफ दिखाने लगी। चारू मैडम, आप सच में बहुत लकी हैं। आपने ना सिर्फ मीटिंग के लिए उनका टाइम ले लिया, पर अब आपकी वजह से हम यहाँ इन्हें भी देख पा रहे हैं। उस लड़की की बात सुनकर बाकी के 4 लोग भी ये विश्वास करने लगे कि चारू उनके लिए काफी लकी थी। तभी तो जो प्रोजेक्ट पिछले काफी टाइम से रुका हुआ था, अब अचानक ही उसके पूरे होने की उम्मीद नजर आने लगी थी। यहाँ अभिराम के साथ चलते हुए ध्रुव ने जैसे ही चारू को देखा, उसने अभिराम के नजदीक जाकर धीमी आवाज में उससे कहा, राम, तुम्हारी वाइफ। ध्रुव की बात सुनते ही अभिराम की नजरें चारू की तरफ चली गई। वो अपने दोस्तों के साथ खड़ी काफी हैरान लग रही थी, जिसे देखकर अभिराम के कदम तो चल रहे थे, लेकिन उसकी दुनिया रुक सी गई थी। चारू ने व्हाइट शर्ट के साथ पिंक कलर का फॉर्मल बिजनेस सूट पहना था, साथ ही अपने बालों को अच्छे से बन में बांध रखा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभिराम उसे देखने में हमें बिजी था। तभी अचानक एक रिपोर्टर उसके सामने आ गई। उसने अपना माइक अभिराम के सामने कर दिया। सर, क्या आप वापस यहाँ के बिजनेस को हैंडल करने के लिए आए हैं? सर, काफी सारी लड़कियां जानना चाहती हैं कि आप किसको डेट कर रहे हैं। क्या आपकी शादी हो गई है? आपकी एंगेजमेंट हो गई है? एक दूसरे रिपोर्टर ने दौड़ते हुए पूछा। तभी एक तीसरा रिपोर्टर आगे बढ़कर, मिस्टर राजपूत, क्या आप अपने पिता का बिजनेस टेक ओवर करने वाले हैं? आप पांचों बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैमिली से आते हैं। आप पांचों दोस्त कैसे बने? क्या आप बचपन से दोस्त हैं या आपके यहाँ आने के बाद आप लोगों की दोस्ती हो गई? न्यूज रिपोर्टर और उनके सवालों की बाढ़ सी आ गई थी। उन लोगों ने चारों तरफ से उन सभी दोस्तों को घेर लिया था, जिसे देखकर आयुष्मान सिंघानिया, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया का किंग था, वो भी सोच में पड़ गया। उसे भी नहीं पता था
कि मिस्टर यशवर्धन राजपूत के बेटे के आने की न्यूज सबके लिए इतनी बड़ी और इतनी इम्पोर्टेंट होगी। रिपोर्टर्स के मन में इतने सारे सवाल होंगे, पर वो सभी उन सवालों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वही विवेक ने न्यूज रिपोर्टर्स को अभिराम से थोड़ा दूर किया। काफी सारे बॉडीगार्ड्स भी उन रिपोर्टर्स को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन रिपोर्टर्स अपने जद्दोजहद में लगे अपने सवालों को बस पूछे जा रहे थे। वो सभी तेज कदमों से बढ़ते हुए आखिरकार टावर के अंदर चले गए। बॉडीगार्ड्स ने उन न्यूज रिपोर्टर्स को अंदर आने से रोक दिया। तब जाकर पार्थ ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये रिपोर्टर्स कितने पागल हैं, ऐसे अजीब अजीब सवाल लेकर कहाँ से आते हैं। अभिराम के सभी दोस्त एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, लेकिन अभिराम बिल्कुल शांत था। जब उन चारों ने अभिराम की तरफ देखा तब उन्हें समझ में आ गया। अभिराम उस बिल्डिंग के बाहर खड़े चारू और उसके टीममेट्स को देख रहा था। उसकी नजरें चारू पर से एक मिनट भी नहीं हटी थी। बाहर मीडिया वाले अभी भी उन लोगों की एक झलक पाने के लिए बेताब थे, पर ध्रुव ने चारू और उसके बाकी के टीममेट्स को देखा तो बॉडीगार्ड से कहकर उन्हें अंदर आने का रास्ता बनवाया, जिसके बाद चारू अपने सभी टीममेट्स के साथ अंदर आई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके सामने खड़े मास्क के पीछे मिस्टर राजपूत पर गई, वो एकदम से ही रुक गई। उसे न जाने क्यों उस मास्क के पीछे किसी जाने पहचाने इंसान के होने का एहसास हो रहा था। वो उस इंसान से पहले कभी नहीं मिली थी, पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो उससे कई बार मिल चुकी थी। वो इंसान चारू के लिए अजनबी था, लेकिन अजनबी होने के बावजूद उसे अपनेपन जैसा महसूस हो रहा था। ध्रुव ने जैसे ही देखा कि चारू अभिराम को घूर रही थी, तभी उसने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस राजपूत, हम फिर मिल गए, कितना अच्छा इत्तेफाक है। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, चारू ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। मैं यहाँ पर एक मॉल प्रोजेक्ट के सिलसिले में राजपूत इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मिस्टर यशवर्धन राजपूत से मिलने के लिए आई हूँ। चारू की बात सुनते ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, हम भी वहीं पर जा रहे हैं, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। ध्रुव की बात मानते हुए चारू ने अपने सारे टीममेट्स को देखते हुए कहा, क्या मेरे टीममेट्स भी मेरे साथ आ सकते हैं? चारू के पूछने पर ध्रुव ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर वो सब लिफ्ट के करीब बढ़ गए। तभी विवेक और सारे बॉडीगार्ड्स जो मीडिया वालों को संभाल रहे थे, वो अपना काम खत्म करके वहां पहुंचे, जिन्हें देखते ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सारे बॉडीगार्ड्स और विवेक को यहाँ पर रहने दे तो हम सब एक बार में इस लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। वो सब लिफ्ट के सामने खड़े थे। ध्रुव ने जैसे ये कहा, चारू पीछे मुड़कर विवेक को देखने लगी। हाय विवेक। चारू को वहां देखते ही विवेक एक पल के लिए जम सा गया। हालांकि उसे पता था कि उसकी मीटिंग किसके साथ थी, उसे किसके सामने जाना था, लेकिन चारू को देखते ही एक पल के लिए विवेक का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसकी आंखें अपने आप अभिराम पर चली गई। तभी अभिराम ने आंखों से इशारा करते हुए उसे कुछ बोलने के लिए कहा। तब विवेक ने हंसते हुए कहा, ओह हेलो मिसेस राजपूत, हाय। विवेक को वहां देखकर चारू के मन में अचानक ही एक सवाल आया। उसने विवेक से पूछा, विवेक तुम यहाँ पर हो, मतलब अभिराम भी यहाँ होंगे? क्या मिस्टर राजपूत अभिराम को जानते हैं? चारू ने अपने सामने खड़े मास्क वाले इंसान को देखकर कहा, जिसकी बात सुनकर अभिराम के दोस्तों की हंसी छूटने लगी। उस सिचुएशन को समझते हुए विवेक ने हाँ में अपना सिर हिलाकर, जी मिस्टर राजपूत के असिस्टेंट हैं वो, तो हम सभी को जानते हैं। विवेक से बात करने के बाद चारू, उसके टीममेट्स, अभिराम और उसके दोस्त एक साथ लिफ्ट के अंदर चले गए। आगे बढ़कर 9th फ्लोर पर वो सब बाहर आ गए। तब ध्रुव ने कहा, ओके मिसेस राजपूत, बाद में मिलते हैं। ध्रुव के इतना कहते ही पांचों दोस्त वहां से एक साथ चले गए, जिनके जाने के बाद चारू के टीममेट्स काफी एक्साइटेड थे। आखिरकार उन सब ने 5 प्रिंस के साथ एक साथ लिफ्ट में कुछ समय बिताया था, उन्हें करीब से देखा था। चारू अपनी टीममेट्स के साथ आर टावर को मैनेज करने वाले वाइस प्रेसिडेंट के कैबिन में पहुंची, जहां पर वो जाते ही वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छे से उन सब का वेलकम किया।
हेलो मिसेस राजपूत, आई होप कि आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपके साथ मीटिंग में मिस्टर यशवर्धन राजपूत नहीं, उनके बेटे शामिल होने वाले हैं और अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ आए हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात सुनते ही चारू और उसके टीममेट्स के होश उड़ गए। पहले तो उन्हें एक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था और अब वो इतनी खास मीटिंग का हिस्सा बनने वाले थे। वो लोग उनके साथ लिफ्ट में यहाँ पर आए थे। अब मीटिंग भी उन्हीं के साथ होने वाली थी। ये सब देखकर चारू के टीममेट्स को चारू किसी लकी चार्म की तरह लगने लगी। उसके इस प्रोजेक्ट में आते ही सब कुछ अच्छा होता जा रहा था, पर चारू काफी नर्वस फील कर रही थी। चारू को वाइस प्रेसिडेंट से जैसे ही पता चला कि उसकी मीटिंग यहाँ मिस्टर यशवर्धन राजपूत से ना होकर उनके बेटे के साथ थी, जिसमें उसके दोस्त भी शामिल होने वाले थे, वो हैरान रह गई। पर फिर फाइव प्रिंस ने अपने सेक्रेटरी की मदद से उनको मीटिंग रूम में भेज दिया। वो रूम काफी बड़ा था। वहाँ काफी बड़ा टेबल था, जहाँ करीब 20 के आसपास कुर्सियां थी। कमरा काफी लग्जरियस लग रहा था। एक तरफ पूरी कांच की दीवार थी, जहाँ से वो लोग बाहर शहर के नजारे को देख सकते थे। चारू और उसके टीममेट्स अंदर आकर बस खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ बैठे। तभी अभिराम अपने दोस्तों और विवेक के साथ अंदर आया। उसके चेहरे पर अब भी मास्क था, जो कि चारू और उसके टीममेट्स को काफी अजीब लग रहा था। वो सब अंदर आते ही अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, जिन्हें देखकर चारू भी अब अपनी जगह देखकर बैठ गई। तभी ध्रुव ने चारू को तिरछी नजरों से देखते हुए उसे आंख मारी, जिसे देखकर चारू, जो पहले काफी हैरान थी, वो ऑकवर्ड होने लगी। वही अभिराम ने जैसे ही देखा कि ध्रुव उसकी पत्नी को उसके सामने ही छेड़ रहा था, तब उसने उसे घूरना शुरू कर दिया, जिसे देखते ही ध्रुव सीधा बैठकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। हेलो मिस्टर राजपूत, क्या मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर सकती हूँ? चारू ने घबराते हुए पूछा। इसके पूछने पर अभिराम ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। चारू को उसका मीटिंग रूम में ऐसे मास्क पहनना काफी अजीब लग रहा था, पर उसके सामने जो बैठा था उससे कोई भी सवाल पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने तुरंत ही अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। सभी बहुत गौर से उसे देख रहे थे। जब चारू की सारी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, तब उसे लगा कि शायद वहां पर वो लोग उससे कोई सवाल पूछेंगे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, जिसे देखकर चारू वापस अपनी जगह पर बैठ गई। तभी उसने देखा कि उसके सामने मास्क में बैठा इंसान अपने सामने एक पेपर पर कुछ लिख रहा था, जिसके लिखने के बाद उसने विवेक की तरफ उस पेपर को बढ़ा दिया, जिसे पढ़ने के बाद विवेक ने मुस्कुराते हुए चारू को अभिराम की तरफ से जवाब दिया। मिसेस राजपूत, आपने इस प्रेजेंटेशन में जो भी कंडीशंस बताई हैं, वो सब हमें मंजूर है। हमारी कंपनी किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं करना चाहती, बल्कि आपके साथ पार्टनरशिप करके हमें बहुत खुशी हो रही है। विवेक की बात सुनते ही अभिराम के सारे दोस्त अपना मुंह छुपाए हंसने लगे। वो खुलकर हंसना चाहते थे, लेकिन उनके सामने सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। वही चारू और उसके टीममेट्स यह बात सुनकर हैरान थे। वो सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि राजपूत इंडस्ट्रीज का कोई इंसान सारी कंडीशंस को मानने के लिए तैयार था। उन्होंने पहले भी कई छोटी मोटी डील्स पर काम किया था, लेकिन जब भी राजपूत इंडस्ट्रीज का नाम आता तो उन्हें काम करने में काफी दिक्कत आती। उन्हें राजपूत इंडस्ट्रीज के हिसाब से अपना काम करना पड़ता, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा था। उनके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई थीं। तो मिस्टर राजपूत, आप आगे क्या करना चाहेंगे? चारू ने हिचकिचाते हुए पूछा, जिसकी बात सुनकर अभिराम ने फिर से पेपर पर कुछ लिखा और उसे विवेक की तरफ बढ़ा दिया। मिसेस राजपूत, इस प्रोजेक्ट पर मिस्टर यशवर्धन राजपूत के सेक्रेटरी मिस्टर रमेश चड्ढा डायरेक्टली आपके साथ काम करेंगे। उम्मीद है कि आपके साथ ये पार्टनरशिप हम दोनों के लिए काफी प्रॉफिट और एक अच्छा बिजनेस लेकर आएगी। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को हमारे पास भेज दीजिए।
ताकि सेक्रेटरी के साइन करने के बाद उस पर काम शुरू हो सके। विवेक की बात सुनकर चारू अपनी जगह से खड़ी रही, जिसे देखकर उसके बाकी के टीममेट्स भी खड़े हो गए। तब चारू ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर राजपूत, मैं जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट भिजवाती हूँ। चारू तुरंत ही अपने टीममेट्स के साथ वहां से निकल गई। उसके वहां से जाते ही अभिराम के चारों दोस्त एकदम से जोर जोर से हंसने लगे। ध्रुव तो हंसते हंसते टेबल पर अपना हाथ मारने लगा। वही पार्थ ने अपने पेट को पकड़ रखा था। आयुष्मान भी लोट-पोट हुए जा रहा था। किंशुक बिरला अपनी जगह से खड़े होकर हंसने लगा। सब अभिराम की हालत देखकर उस पर हंस रहे थे, जिन्हें देखते ही अभिराम ने अपने चेहरे से मास्क उतारकर उन सबको घूरते हुए कहा, तुम सबको बहुत मजा आ रहा होगा ना? एक के बाद एक तुम सब मिलकर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। तुम सब जानबूझकर चारू के सामने मेरी सच्चाई लाना चाहते हो ताकि चारू मुझे गलत समझे। मैंने तुम लोगों से थोड़ा सा टाइम मांगा है, लेकिन तुम सब। सॉरी राम, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत मजा आ रहा है, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मुझे जब भी चांस मिलेगा मैं तो करूंगा। ध्रुव ने अभिराम को देखकर अपनी एक आंख मारते हुए कहा। तो वही आयुष्मान ने भी खुद को संभालकर उसे जवाब दिया, सॉरी ब्रो, लेकिन जब मिस्टर यशवर्धन राजपूत का बेटा वापस आ गया है तो उसे अपनी जगह पर होना चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि वो आने के बाद क्या कर रहा है। तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, आई एम एंटरटेनमेंट किंग और मुझे लोगों को एंटरटेनमेंट देना पड़ता है, और तुम्हारी वजह से मैं जो टॉर्चर हो रहा हूँ उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। पार्थ ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। सब अभिराम का मजाक उड़ा रहे थे। तभी किंशुक ने उन सबको देखते हुए कहा, जब आज फाइनली हम सब एक साथ मीडिया के सामने आ गए हैं तो क्यों ना इस बात को सेलिब्रेट किया जाए। कम ऑन राम, आज मना मत करना प्लीज, बहुत साल हो गए हैं, आज थोड़ा सा एंजॉय करते हैं प्लीज। किंशुक की बात सुनकर अभिराम उन सब के साथ जाने के लिए मान गया। आखिरकार उसके दोस्त उससे क्या मांग रहे थे और वो उनके लिए इतना तो कर ही सकता था। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। उसे चारू कॉल कर रही थी, जिसे देखते ही वो सब शांत हो गए। तब अभिराम ने खुद को शांत करके चारू का कॉल रिसीव किया। हेलो चारू, क्या हुआ? तुम्हारी मीटिंग थी ना, कैसे गई? अभी तुम सोच भी नहीं सकते कि मीटिंग कितनी अच्छी गई। मुझे लगा था कि मीटिंग में शायद हम लोग मिस्टर राजपूत को मना नहीं पाएंगे और हमारा ये प्रोजेक्ट फिर से इनकम्प्लीट रह जाएगा। अंकल से मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे, आज मिस्टर यशवर्धन राजपूत की जगह उनका बेटा आया था और उनके फ्रेंड्स भी थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने पूरे प्रोजेक्ट को उनके सामने प्रेजेंट किया। उन्हें वो पूरा प्रोजेक्ट पसंद आया। चारू फोन पर दूसरी तरफ से काफी एक्साइटेड लग रही थी। वो बिना सांस लिए बस बोले जा रही थी, जिसे देखकर अभिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ, और मेरे टीममेट्स जिन्होंने मेरी इतनी मदद की है, उनके इस हार्ड वर्क के लिए मैं आज रात डिनर पर उनके साथ जा रही हूँ, तो मुझे आने में देर हो जाएगी, चारू ने सामने से बताते हुए कहा। जिसकी बात सुनकर अभिराम ने भी उसे जवाब दिया, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, मुझे भी घर आने में देर हो जाएगी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। अभिराम ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहां से पार्टी करने के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ चारू अपनी टीममेट्स के साथ अपने ऑफिस में पहुंच गई थी, लेकिन अब शाम हो चुकी थी। भूपेश अपने बेटे राहुल के साथ ऑलरेडी घर जा चुका था। चारू अपने टीममेट्स के साथ बाहर डिनर पर जाने वाली थी। तभी उनके टीममेट्स में से एक आदमी ने उससे कहा, चारू, मुझे लगता है कि हमें कोई अच्छी जगह चूज करनी चाहिए। आखिरकार हमें इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो मिला है, क्यों ना हम डीलक्स प्लाजा चले? वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है और वहाँ पर हमें अच्छे से एंजॉय करने मिलेगा। उस आदमी की बात सुनकर चारू को याद आया कि जब वो अभिराम के साथ कुछ दिन पहले डीलक्स प्लाजा में गई थी, तब वहाँ अभिराम के किसी फ्रेंड ने उनका पूरा बिल पे कर दिया था। वो उसकी किस्मत थी, लेकिन वहाँ जाने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी।
साथ ही वहाँ इतनी आसानी से टेबल भी नहीं मिल पाती। वो अपने टीममेट्स के साथ ऐसे ही किसी नॉर्मल टेबल को रिजर्व करके सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी। उसे एक प्राइवेट रूम चाहिए था ताकि उसके टीममेट्स खुलकर सेलिब्रेट कर सकें।